अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से अडानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइज का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। अब मान लो कि किसी केस में कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई या रिसेशन आ गया, या अडानी टोटल गैस जिसका करंट रेशियो 0.2 है, यानी कि उसने अपने एसेट्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कर्जा ले रखा है और वो कर्जा अगर उससे वापस मांग लिया गया तो वो देने की हालत में नहीं है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेती है तो जो प्राइस होता है उस शेयर्स का, उसके हिसाब से लोन मिलता है। मान लो 1 लाख रुपए शेयर्स की कीमत है तो उतना ही लोन मिलेगा। अगर किसी वजह से शेयर के प्राइस नीचे आ जाए तो ये भी हो सकता है कि बैंक अपना लोन वापस मांग ले या फिर और शेयर्स मांगे, तो ऐसे केस में भी अडानी ग्रुप फंस सकता है। और इस रिपोर्ट में इस चीज के बारे में बताया गया कि अडानी ग्रुप ने जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था और ये लोगों का पैसा है। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। तो अडानी ग्रुप के गिरने से भी पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो हिलेगी। इंडिया का GDP में भी अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो GDP भी हिलेगी, लोगों का जो पैसा लगा है वो भी जाएगा। और SBI, LIC जैसी कंपनी जहां लोगों का पैसा है, इन कंपनीज ने अडानी ग्रुप में पैसा लगा रखा है। तो अगर अडानी ग्रुप हिलेगा तो ये सारी कंपनीज भी हिलेंगी और लोगों को भी नुकसान होगा। वो तो अडानी ग्रुप बहुत ही बड़ी चीज है, हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को झेल गई। कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो पूरी कोलैप्स हो जाती। इससे पहले जिन कंपनीज के ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है उनका हाल अगर आप देखोगे तो 34 बिलियन की कंपनीज 1.3 बिलियन पे पहुंच गई हैं। यही रीजन है कि इस रिपोर्ट के आने से इतना ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने कई केसेस में लोन लेने के लिए अपने बढ़े हुए प्राइसेस के शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया है। अडानी की कई लिस्टेड कंपनीज ने अपनी वैल्यू से ज्यादा लोन ले रखा है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो अडानी स्टॉक प्राइसेस डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ की वजह से ऊपर है। डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ का मतलब है कि आप पैसा उधार ले रहे हैं और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे सबको लग रहा है कि आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है और उसकी वजह से आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं, क्रेडिटसाइट एक बहुत ही बड़ी रिसर्च फर्म है, इसने भी अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज बताया था और कहा था कि ये कर्जा अडानी के पूरे बिजनेस एम्पायर को तबाह कर सकता है। इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन थी कि अडानी ग्रुप कंपनीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई एक कंपनी अपने लोन्स नहीं दे पाई तो बाकी कंपनीज भी सीरियसली अफेक्ट होंगी और अडानी का जो पूरा साम्राज्य है वो तबाह हो सकता है। अडानी ग्रुप के जो टोटल शेयर्स है उसमें से 75% तो अडानी ग्रुप ने अपने पास ही रखे हुए हैं। बाकी के जो 25% शेयर्स हैं वो ज्यादातर मॉरिशस बेस्ड शेल्ड कंपनी के पास है जिसका लिंक अडानी ग्रुप से है और यही कंपनीज इन्वेस्ट करके एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती हैं जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि विनोद अडानी ने कई लोगों के साथ मिलकर दर्जनों कंपनी खोली और अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके शेयर के प्राइस ऊपर करवाए। और ये जितनी भी कंपनीज हैं इनकी कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंस नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिर्फ अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। और अगर आपने हमारी NDTV वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी सेम जगह से इन्वेस्टमेंट आया था और इन शेल कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं सब इन्होंने अडानी ग्रुप में ही उठा के डाल दिए हैं। ये देखिए, AMPS के 2.3 बिलियन एसेट्स में से 99.4% अडानी ग्रुप में है। ओपल के तो 100% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। ये कंपनियां कहीं और पे पैसा लगा ही नहीं रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर तरीके से अडानी ग्रुप में पैसा घूम रहा है शेल कंपनीज के थ्रू। और ये जो मॉरिशस के अंदर शेल कंपनी का जो इशू है इसको सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे सेबी ने यह कहा था कि इन्वेस्टिगेशन अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन हिंडनबर्ग ने टोन मारते हुए कहा कि सेबी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है लेकिन हम पहुंच गए हैं। अब इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को 413 पेजेस का एक रिप्लाई किया है और कहा है कि हिंडनबर्ग ने जो 88 क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से 65 के आंसर्स तो हम पहले ही पब्लिक डिस्क्लोजर में दे चुके हैं। जो एलिगेशन लगा था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, अडानी ग्रुप ने उस पर यह कहा कि जो पब्लिक शेयर्स हैं उसमें बाहर से कौन इन्वेस्ट करता है इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उनको कुछ नहीं पता होता कि कौन शेयर्स खरीद रहा है और बेच रहा है। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि कोई भी लिस्टेड कंपनी ये कंट्रोल नहीं कर सकती है उसके शेयर्स कौन खरीद और बेच रहा है। और जो लोन के एलिगेशंस है उस पे भी अडानी ग्रुप ने कहा कि शेयर देके लोन लेना दुनिया भर में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और इंडिया में इसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है। और जो हिंडनबर्ग है उसको इंडिया के जो सिक्योरिटी लॉज है उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेबी इन्वेस्टिगेशन वाली जो बात थी उस पर अडानी ग्रुप ने ये रिप्लाई किया कि अडानी प्रमोटर्स के खिलाफ कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है और जो पहले चल रही थी उसको हमने पहले डिस्क्लोज कर दिया है। इस तरीके से कई सारे रिप्लाई अडानी ग्रुप ने किए हैं और एक धमकी भी दी है हिंडनबर्ग को कि ये इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं।
हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया है कि जब मन करे आप केस कर सकते हो, इससे हमारे लिए आपको एक्सपोज करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमें नहीं मिल पाए थे वो हम कोर्ट में भी मांग लेंगे आपसे। अब देखिए, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च किया। इसमें 50% रिटेल यानी आपके और हमारे जैसे लोग, 28% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया या रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स, और 22% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि ओपन टू ऑल, बाकी सब भी कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से डिवाइड किया है। अब लोग काफी खुश हो रहे थे कि एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, लेकिन आम जनता ने इस एफपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिर्फ 5.4% रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही एफपीओ सब्सक्राइब किया है, बाकी 62% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है और लगभग 32% के करीब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया। शुरू के 2 दिन में तो अडानी का जो एफपीओ था वो सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा था, लेकिन इस एफपीओ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ISC का इन्वेस्टमेंट इसमें आया, जिसने 3200 करोड़ का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ISC जो कंपनी है वो ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल किसी बिजनेसमैन की कंपनी है, ये रॉयल फैमिली जो है उसके बहुत ही ज्यादा शेयर्स है इस ISC कंपनी में। देखिए, अडानी ग्रुप को इस एफपीओ में रिटेल इन्वेस्टर से तो रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फुल्ली सब्सक्राइब कराने की कोशिश की। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, जो करंट शेयर प्राइस था वो एफपीओ के प्राइस से कम था, तो कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो प्रीमियम क्यों पे करेगा। और इतनी कोशिश के बाद भी अडानी ग्रुप को एफपीओ वापस लेना पड़ा। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है इसकी टाइमिंग को लेके बहुत क्वेश्चन है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। ये एक प्लानिंग के तहत इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट किया गया। अब देखिए, जो लोग शॉर्ट सेलिंग कंपनी को समझते हैं उनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी फायदे के लिए ये सब करती है, और एफपीओ आने के 48 आवर्स पहले इसको पब्लिश करने के पीछे यही रीजन था कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये देखा गया है कि जब भी देश में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टारगेट करती है। जैसे जब फीफा हो रहा था तो कतर को टारगेट किया गया था, सारी कमियां बाहर निकल के आ गई थी कतर की। ऐसे इंडिया में सितंबर में G20 समिट हो रहा है, उससे पहले आप देखोगे इंडिया को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा। अब ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, आप ये इंडिया पे अटैक मान सकते हो या अडानी के ऊपर अटैक मान सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये एलिगेशन नए नहीं है, टाइम टू टाइम ये एलिगेशन लगते रहते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है एक तरह से कंपाइलेशन है अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी एलिगेशन अभी तक लगे हैं।